नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु पे। तो दोस्तों, आज से हम आपकी जो RS अग्रवाल की बुक है उसके पार्ट वाइज वीडियो डालेंगे। जैसे पहली प्रश्नावली है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति के जितने भी पार्ट बनेंगे हम पहले उसके पार्ट डालेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे पार्ट वाइज वीडियो डालेंगे। जो आर्मी के लिए, ग्रुप डी के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। तो जैसे सबसे पहली प्रश्नावली है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, अब देखो, इस प्रश्नावली को समझने से पहले संख्याओं के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और संख्याओं के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और ये संख्या के बारे में मैं एक बार जो क्लास 10 का वीडियो बना रहा था उसमें पार्ट फर्स्ट डाल दिया है कि संख्याओं के बारे में आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। उसके बाद में आपको विभक्ति के नियम आने चाहिए, विभक्ति के नियम आने चाहिए, विभक्ति के नियम। और विभक्ति के नियम जैसे 2 की विभक्ति का नियम याद होना चाहिए, 3 की, 4 की, 5 की, और 7 की, 9 की और 11 की, ये तो ज़रूर याद होने चाहिए। तो देखो, 2 की विभक्ति का नियम ये कहता है कि यदि मान लो कोई संख्या दी हुई है हमारे को, ये मान लो कोई संख्या दी हुई है तो उसका इकाई अंक सम होना चाहिए। यदि कोई संख्या दी हुई है और उसका इकाई अंक यदि सम है, यदि यहाँ पे देखो इकाई अंक सम है तो इसमें पूरे में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ये कहता है 2 की विभक्ति का नियम कि इकाई अंक सम है तो 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा इस संख्या में। इसी प्रकार से ये मान लो 3 की विभक्ति का नियम है, ये मान लो 3 की विभक्ति का नियम। इसमें क्या बोलता है कि यदि हम इन्हीं संख्याओं का योग करें, यदि हम इन संख्याओं का योग करके 3 का भाग दें, योग में यदि 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे मान लो ये संख्या दे दी, अब इसका आप योग करो, 3 और 3 6, और 6 और 3 6, और 9 15, और 15 में देखो 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार देखो 4 की भाजकता का नियम या विभक्ति का नियम ये कहता है कि मान लो लास्ट की 2 संख्या देखनी है, चाहे कितनी बड़ी संख्या आ जाए, ये मान लो ऐसे आ गए, लास्ट की 2 संख्या देखनी है, लास्ट वाली ये संख्या देखनी है 36, और 36 में आप 4 का भाग देख के देख लो, 4 नाम 36, पूरा कट गया। इसका मतलब यह है कि लास्ट की 2 संख्या में यदि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो पूरी संख्या में भी पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। इसका यही फायदा है कि हमें पूरी संख्या में भाग देकर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आता है 5 की विभक्ति का नियम। तो 5 की विभक्ति का नियम जैसे मान लो कुछ भी लिख लो, या तो लास्ट में 0 आ जाए तो भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और यदि लास्ट में 5 आ जाए तो भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये है आपके 5 की विभक्ति का नियम। ये एक बार 9 का देख लो, फिर 7 का बता देता हूँ। 9 का देखना है तो देखो, जिस प्रकार 3 का किया था, अंकों के योग में 3 का भाग दिया था, इसमें अंकों के योग में 9 का भाग देकर देखना है। यदि 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो 9 की विभक्ति का नियम कहलाता है। अब देखो, जो 2 मोस्ट है ये देखना है, एक तो है 7 का और एक है 11 का। ये सबको आते हैं, बस करवा देते हैं शुरू में जल्दी। अब देखो, एक तो है 7 की विभक्ति का नियम। जैसे मान लो ये संख्या है ना, ये 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, ये देखने के लिए आपको इसका इकाई अंक उठाना है। ये लो इकाई अंक, और इसका 2 गुना करना है, 2 से गुना करो तो 12 हो गई। अब देखो 12 हो गई इकाई अंक को उठाने के। अब जो शेष संख्या बच रही है, शेष कितनी है 35, और 35 में से 12 घटा दो। देखो 5 में से 2 गए 3, और 3 में से 2 गए, सॉरी 3 में से 1 गया 2, तो 23 बच रहा है। अब 23 में भाग देकर देख लेना 7 का, 7 3 21, तो नहीं, देखो पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। यही काम करना है। यदि यहाँ पे इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर यदि 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसके बाद में देखो 11 की भाजकता का नियम है, ये वेरी मोस्ट है, बहुत बार आता है। देखो 11 की भाजकता का नियम ये कहता है, देखो मान लो ये है, तो देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे। मान लो ये लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो देखो यहाँ पे सम स्थानों का योग करना है और विषम स्थानों का योग करना है, और उसका अंतर ये तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। देखो सम स्थानों का योग और विषम, ये तो विषम स्थान यहाँ से लेके ये रहा विषम, फिर ये रहा विषम, इनका योग कर लो। 3 और 4 7, 7 और 5 12, ये तो विषम स्थानों का योग हो गया। और सम स्थानों का योग देखो 5 और 3 8, और 8 और 6 14,
8 6 14। अब देखो 12 में से 14 गए तो -2, ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मतलब या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, तब तो ये क्या होगा 11 की भाजकता होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब देखो एक बार, अब हम प्रश्न हल करेंगे क्योंकि ये तो सबको आते हैं, ये तो जल्दीबाजी में इसीलिए बताया है। अब देखो आराम से प्रश्न पढ़ेंगे, आराम से प्रश्न पढ़ेंगे। अब देखो प्रश्न किस टाइप के बनते हैं, जैसे एक तो होता है आपका जातीय मान, कोई भी संख्या दे दी और उसमें से बीच में से कोई भी अक्षर उठाता है, कोई भी अंक उठाता है और बोलता है कि भाई इसका जातीय मान कितना होगा। जैसे मान लो जातीय मान, आपको एक प्रश्न दे दूं मैं, 3 5 4 3 9, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। 6 में 6 का जातीय मान कितना होगा, 6 का जातीय मान कितना होगा। देखो कुछ नहीं करना है, आपको ट्रिक याद करनी है, जातीय पूछा क्या है, जातीय मान। तो जातीय मान आपको याद ऐसे रखना है कि जाति कभी भी चेंज नहीं होती, जाति कभी भी चेंज नहीं होती, अर्थात जाति कभी भी नहीं बदलती। तो जाति देखो किसका पूछा है, 6, तो 6 का जातीय मान भी 6 होगा। यहाँ पे यदि इसमें से 5 का पूछ लेता है कि इस संख्या में 5 का जातीय मान कितना होगा, तो 5 का जातीय मान भी 5 ही होगा। यदि 9 का पूछ लेता तो 9 का जातीय मान भी 9 ही होता। जिसका मतलब जिसके बारे में पूछा जाए वही क्या होगा, उसका अपना जातीय मान होगा, क्योंकि जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता। शायद ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। कुछ भी जातीय मान से संबंधित प्रश्न आ जाए, किसी के बारे में पूछ लिए, वही उसका उत्तर होगा, वही उसका उत्तर होगा। इसके बाद में देखो जातीय मान के बाद में आता है आपका 2 नंबर पे स्थानीय मान। स्थानीय मान, अब देखो स्थानीय मान, जैसे संख्या दे दी है आपको 3 9 7 6 5 4 में 7 का स्थानीय मान लिखो, 7 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान बताओ। अब देखो ध्यान से देखना है, क्या पूछा है स्थानीय मान। यदि जातीय मान पूछता तो 7 का 7 ही होता, यहाँ पे पूछा है स्थानीय मान। स्थानीय मान के लिए देखो एक काम करना पड़ेगा आपको। संख्या में देखो 7 कहाँ पे, ये रहा, तो ये तो 7 उतार लिया, ये तो 7 उतार लिया। अब 7 के आगे कितने अंक है, देखो 1 2 3, तो 3 0 लगा दो, ये हो गया इसका स्थानीय मान। बस ये हो गया इसका स्थानीय। यदि 7 की जगह पे ये बोलता है कि 6 का स्थानीय मान बताओ, तो देखो 6 कहाँ पे, ये रहा, तो 6 तो उतार लो, 6 के आगे कितने अंक है उतने ही 0 लगानी है, ये हो गया इसका स्थानीय मान। जिस प्रकार से 9 का पूछ ले, यहाँ पे 9 का स्थानीय मान बताओ, तो देखो 9 यहाँ पे है, तो 9 तो उतार लो, 9 के आगे कितने अंक है, 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और 4, ये हो गया 9 का स्थानीय मान। ये शायद मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। जातीय मान और स्थानीय मान बिल्कुल ईजी है, सबको आते हैं, फिर भी बताना पड़ेगा। कुछ बच्चों को मतलब शुरुआत से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको शायद नहीं आता होगा। एक तो जातीय मान और एक स्थानीय मान, ये तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। जातीय मान तो जो जिसके बारे में पूछा जाए वही अपना मान होता है, और स्थानीय मान जिस अंक के बारे में पूछा जाए उससे आगे कितने अंक है उतने अंक के उतने शून्य लगानी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जातीय मान और स्थानीय मान। अब देखो जातीय मान और स्थानीय मान के बाद में एक प्रश्न आता है, एक सेकेंड, जैसे मान लो एक, अब इसके बाद में आता है एक आपका इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। शायद ये प्रश्न आर्मी में तो बहुत ज़्यादा आता है, इकाई अंक ज्ञात करना, ज्ञात करना। अब देखो इकाई अंक ज्ञात करना है, जैसे मान लो कोई भी संख्या दे दी आपको, एक छोटी संख्या के रूप में बता देता हूँ मैं पहले तो, 3 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखो इकाई अंक ज्ञात करना है इस संख्या में, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो कुछ नहीं करना है, ये संख्या है ना, इसको आपस में पहले तो देख लो, इकाई अंक ये है, इसमें भी इकाई अंक, ये इकाई अंक, ये इकाई अंक, ये इकाई, इसको इससे गुणा करो, 3 दूनी 6, फिर 6 को 5 से गुणा करो, 6 पंचे 30। देखो 2 अंक हो गए, तो एक अंक को काट दो, इकाई अंक इधर वाला होता है, इसको रख लो। फिर देखो 0 बच गया, 0 को 3 से, तो देखो किसी भी संख्या को 3 से गुणा करो तो क्या आएगा 0, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 0, इसका इकाई अंक होगा 0, यही है। इसी प्रकार देख लो, मान लो मैं और प्रश्न लिख देता हूँ, इंटू 36 इंटू 52
ये मान लो ये प्रश्न लिख दिया और इसमें पूछ लिया कि मैं इकाई के अंक बताओ, मैं इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। देखो कुछ नहीं करना है, मात्र एक ही अंक रखना है, एक ही अंक रखना है। 2 अंक आ जाए तो काट दो, 2 अंक आ जाए तो धाई वाली को काट दो, इकाई का रख लो, और 1 अंक रहे तो उसको चलने दो। मान लो देखो पहले तो मान लो इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इन संख्याओं जैसे बड़ी है तो इसका इकाई अंक उठा लो यहाँ पे, फिर ये गुणा है, इसका भी इकाई अंक उठा लो, फिर ये गुणा है, फिर इसका भी इकाई अंक उठा लो 6, फिर गुणा है, फिर इसका भी इकाई अंक उठा लो 2। बस इकाई अंक उठा लिया, इकाई अंक ही हमें ज्ञात करना था। अब देखो ज्ञात करो, 2 को 3 से गुणा करो 6, और 6 को 6 से गुणा करो, 6 6 36। अब देखो 2 अंक बन गए, 1 को काट दो, इधर वाले को काट दो, कितने बच गए 6, और अब 6 को कर दो 2 से, तो 6 दूनी 12, और इधर वाले को काट दो, कितना बच गया 2, और पूरे को गुणा कर दिया तो इकाई अंक कितना हो गया 2। इकाई अंक कितना हो गया 2। एक तो तरीका है ये इकाई अंक ज्ञात करने का, और एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये आ गया 36 गुणा 52 गुणा 72 में इकाई अंक ज्ञात करो, में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखो कुछ नहीं करना है, वही काम है, इकाई अंक उठाओ 6, इकाई अंक उठाओ 2, इकाई अंक उठाओ 2, उठा लिया इकाई अंक, गुणा करो। देखो 6 दूनी 12, यदि काटना नहीं चाहते तो 12, अब ये 12 है ना, 12 को 2 से गुणा और करोगे तो 12 दूनी 24, कितने आए 24, और 24 में इकाई का अंक कितना है 2, 4, कितना है 4, तो ये हो गया इसका इकाई अंक। तो देखो ये तो साधारण इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं, और कई बार देखा है ऐसे दे देता है जैसे 2 की घात 61 गुणा 3 की घात 62 इंटू 4 की घात 63 में इकाई का अंक बताओ, में इकाई का अंक बताओ। तो इस प्रकार के इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए मैं और बता देता हूँ एक प्रश्न। जैसे मान लो प्रश्न दे दिया जाए 36 की घात 61 गुणा 72 की घात 63 गुणा 36 की घात 43 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखो ज्ञात करना है इकाई अंक की, तो देखो क्या करना है, इसमें भी इकाई का अंक उठाना है 6, और 6 की घात जो दे रखी है वो लगा दो 61 गुणा, इसमें भी इकाई अंक उठाना है ये लो, और इसका जो घात दे रखी है पूरी ये लगा दो, इंटू इसका भी इकाई अंक उठाना है, और इसके भी जो घात दे रखी है वो पूरी लगा दो, लगा दी। अब देखो ये घात वाले प्रश्नों में एक काम करना है, चाहे घात कितनी भी हो, चाहे घात कितनी भी हो, उसमें 4 का भाग देना है, उसमें 4 का भाग देना है, और जो शेषफल बचे उसको घात के रूप में लगा देना है। जैसे मान लो यहाँ पे कितना है 61, तो 61 में आप 4 का भाग देकर देख लो। देखो 4 एकम 4, कितने बचे 2, 1, 4 पंचे 20, शेषफल कितना बचा 1, और जो शेषफल बचा है ना वही घात होगी आपकी, जो शेषफल बचा है ना वही आपको घात लगानी है। जैसे यहाँ पे कितने थे 61, 6, और 6 61 की जैसे पहले घात थी 61, अब लगानी है 1, ये लगा दी, इंटू ये थे 2 आपके, और यहाँ पे है 63 में भी 4 का भाग देकर देख लो, घात में 4 का भाग। देखो 4 एकम 4, बच गए 2, उतारे 3, 4 पंचे 20, बच गए 3। अब देखो शेषफल 3 बच रहा है ना, तो घात के रूप में भी 3 लगा लो, इंटू यहाँ पे देखो 6 है, और देखो 43 में भाग देकर देखना है 4 का ही, 4 एकम 4, 0, उतारे 3, 4 का भाग जाता नहीं, तो शेषफल कितना बच गया 3, तो ये बना लो 3 घात बना ली। क्या करना है, घात में 4 का भाग देना है, और जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है वही क्या होगा, उसकी घात होगा। तो 6 की घात 1 का मतलब 6, इंटू 2 की घात 3 का मतलब हो गया, 2 को 3 बार लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 6 की घात 3 का मतलब हो गया 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है। अब आपस में गुणा कर लो। देखो वो बता रहा था ना कि भाई डबल संख्या बनते ही काट दो, क्योंकि वो इसीलिए बताया था कि ये इतने लंबे हो जाएंगे ना, तो वो प्रश्न हल करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो आप ऐसे करो, देखो 6 दूनी 12, 2 संख्या बन गई, 1 को काट दो, ठीक है। अब इस 2 बच गए यहाँ पे, तो इस 2 को 2 से गुणा करो 4, देखो एक संख्या, फिर 4 को 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 1 ही बन रही है बता, फिर 8 को 6 से गुणा करो, 8 6 48, देखो 2 बन गई, 1 को काट दो 48, 8 बच गया, 8 को 6 से गुणा, 8 6 48, फिर 4 को काट दो,
फिर 6 से गुना करो, 8 6 48, फिर 1 को काट दो, पूरी गुना हो गई, तो लास्ट में क्या बचा 8। तो इकाई अंक भी क्या होगा इसका 8, इकाई अंक क्या होगा 8। और देखो कई बार क्या हो जाता है कि यदि हम घातों में 4 का भाग देते हैं तो शेषफल यहाँ पे मान लो 0 बच जाए, शेषफल यहाँ पे 0 बच जाए। शेषफल 0 बचने की स्थिति में आपको घात लगानी है उसकी 4। कितनी लगानी है 4। ये था आपका इकाई अंक ज्ञात करना किसका घातों के रूप का, और बगैर घातों के पहले बता दिया था। अब है क्वेश्चन नंबर अगला। अब है आपका, जैसे मान लो एक प्रश्न हो रहा है कि कोई भी संख्या दे देते हैं, मान ली ऐसे दे दे कि आपकी किताब का ये प्रश्न है 173 एक अभाज्य संख्या है या नहीं, एक अभाज्य संख्या है या नहीं, अभाज्य संख्या है या नहीं। देखो ज्ञात करना है कि 173 अभाज्य संख्या है या नहीं। देखो इस प्रकार के किसी भी तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, 173 दे दे, 341 दे दे और कुछ दे दे, एक ही तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक ये समझ में आ गया ना तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को निकाल सकते हो। 173 तो आपको ये देखना है कि 173 से ऊपर ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग है। जैसे मान लो 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169, तो 169 तो इससे नीचे है, इससे जस्ट ऊपर, इससे तुरंत ऊपर वाला आना चाहिए। देखो 14 की वर्ग संख्या देख लो, फिर 14 की वर्ग संख्या हो गई 196, तो 14 की वर्ग संख्या इससे ऊपर गई ना, इससे ऊपर गई ना, तो बस कुछ नहीं करना, ये देखना है कि 173 से ऊपर वाली संख्या की वर्ग संख्या देखनी है। तो देखो 196 हो गया, कितना हो गया 196, तो कितनी ये हो गया 196, कितने की वर्ग संख्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 14 की वर्ग संख्या है 196, ठीक है। अब कुछ नहीं है, जो 14 है ना उससे छोटी सारी अभाज्य संख्या लिखनी है, 14 से छोटी सारी अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना जरूरी है। भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, मैं लिख देता हूँ एक बार, भाज्य तथा अभाज्य संख्या। देखो पहले तो अभाज्य के बारे में सुन लो, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल खुद का ही भाग जाता है, इसमें तो केवल खुद का ही भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, भाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद में आती है आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें खुद का तो भाग जाता ही जाता है, खुद के साथ साथ अन्य किसी संख्या का भाग जाता है, वो हो गई आपकी भाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जिनमें केवल खुद का ही भाग जाता है अभाज्य संख्या। और एक बात याद रखना, भाज्य तथा अभाज्य संख्या में एक को शामिल नहीं करते, एक को शामिल नहीं करते। तो देखो यही पूछ रहा है कि 173 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। इसका मतलब हो गया कि 173 एक ऐसी संख्या है क्या कि अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या का मतलब ये हो गया कि 173 में 173 का ही भाग जाना चाहिए, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो बस ऐसे तो कितनी संख्याओं का भाग देकर देखेंगे हम, तो आपको एक काम करना है, इससे जस्ट ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल निकालना है। देखो 13 की वर्ग संख्या तो 169 है और 169 इससे कम है। 14 की देख लो, 14 का 196 इससे ऊपर चला गया, तो 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिख लो। देखो सभी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 और 13, 14 से छोटी होगी सारी अभाज्य संख्या। देखो 2 में भी 2 का ही जाता है, 3 में 3 का जाता है, 5 में 5 का जाता है, 7 में 7 का जाता है, 11 में 11 का जाता है और 13 में 13 का जाता है। ये सारी अभाज्य संख्या हो गई 14 से छोटी। अब क्या काम करना है, इन सभी का भाग देकर देखना है। 173 में सभी का भाग देकर देखना है। यदि भाग चला जाता है तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी, और भाग नहीं जाता है तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। और देखो सबसे पहले हम 2 का देंगे, तो 2 की विभक्ति का नियम बताया था कि लास्ट में संख्या सम है तो ही 2 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। और लास्ट में संख्या सम नहीं है, विषम है, इसका मतलब 2 का तो भाग नहीं जाएगा, ये बताया था। आगे देखो 3 का भाग देकर देंगे। 3 की विभक्ति का नियम बताया था कि अंकों का योग करना है, 7 और 3 10, 10 और 1 11, और 11 में 3 का भाग देकर देख लो, नहीं जाता है, तो इसका मतलब 3 का भाग भी नहीं जाएगा, इसका मतलब 3 का भाग भी नहीं। अब 5 की विभक्ति, 5 का भाग देकर देखना है, तो 5 की विभक्ति का नियम बताया था यदि लास्ट में संख्या की 0 और 5 है तो ही 5 का भाग जाएगा। देखो 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, इसका मतलब 5 का भाग भी नहीं जाएगा। इसके बाद में 7 का भाग देकर देखना है, तो देखो 173 ऐसे ही बताया था, 7 का भाग, इसकी इकाई अंक उठाना है, इकाई अंक इसका 2 गुना करना है 6, और शेष बची संख्या 17, शेष 17 बच रहे, और 17 में से 6 को घटाना है। देखो 1 11, और 11 में देना है 7 का भाग। देखो 7 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये 7 का भी
भाग इसमें नहीं जाएगा। इसके बाद में दोगे आप 11 का। 11 की भाज्यिकता का नियम बताया था कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो देखो ये तो हो गया विषम स्थान, 3 रेख 4, 3 रेख 4, और ये हो गया आपकी सम स्थान। तो देखो सम स्थानों का योग कितना हो गया 7, और विषम स्थानों का योग कितना हो गया 3 रेख 4, और इनका अंतर घटाओगे 7 में से 4 गए तो 3, और यहाँ पे 3 की जगह यदि 0 और 11 आता तो क्या हो जाता है, ये 11 से भाज्य हो जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, 11 से भी भाज्य नहीं है। इसके बाद में 173 13 से, तो 13 का भाग देकर देख लो, 13 एकम 13 4 39, 39 देखो ये बच के 4, तो इसका मतलब ये को देखो इसका भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब जो मतलब 14 की वर्ग संख्या से नीचे है और 196 से नीचे है ये 173, और 173 से अर्थात 14 से नीचे सभी अभाज्य संख्या लिख ली, और उन सभी का भाग देकर देखेंगे, उन्हें सभी का भाग देकर देखेंगे तो पता चलेगा कि जो छोटी संख्या इनमें से किसी का भी भाग नहीं जाता है, इनमें से किसी का भी भाग नहीं जाता है। अर्थात आप लिख सकते हैं 173 एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, केवल खुद का ही भाग जाएगा, केवल खुद का ही भाग जाएगा। इसी तरीके से आपको एक प्रश्न और बता देता हूँ मैं, देखो आपके RS अग्रवाल की बुक में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 341 एक अभाज्य संख्या है या नहीं, एक अभाज्य संख्या है या क्या है या नहीं। आपको पता करना है कि 341 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। अब देखो वही काम करना है, इससे ऊपर, जैसे इससे ऊपर की संख्या का वर्ग संख्या, जैसे 18 की वर्ग संख्या कितनी होती है, निकाल के देखो, अंटे 64 6 8 और 6 14 इंटू 8 1 4 12 1 3 324, और 324 तो देखो 341 से छोटी है, इसका मतलब और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी। तो देखो 19 का करके देख लो, 19 का करके दो, देखो 9 में 9 में 81 1 8 9 एकम 9 और 8 17 इंटू ये हो गया, देखो 9 है यहाँ पे, ये है 9 और ये है आपका 1 1 9 7 6 और 9 7 6 1 1 रिक 2 रिक 3 361, देखो ये हो गई, इससे ऊपर ये हो गई ना। तो इसका मतलब आपको ये करना है कि 19 इससे ऊपर कौन सी हुई, 19 वाले, तो 19 से छोटी सारी अभाज्य संख्या लिखनी है। 19 से छोटी सारी अभाज्य संख्या देखो 2 3 5 7 11 13, और 13 के बाद में देखो 14 भी भाज्य संख्या है, 15 भी भाज्य संख्या है, 16 भी भाज्य संख्या है, 17 देखो 17 भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या। 17 के बाद में देखो 19, और 19 से छोटी तो लिखनी थी, और 19 से छोटी ये सारी अभाज्य संख्या है, 19 से छोटी ये सारी अभाज्य संख्या। अब देखो 341 में देखकर देखना है, तो सबसे पहले 341 में देखकर देखना है, तो देखो सबसे पहले 2 का देंगे, 2 का वही विभक्ति का नियम याद होने चाहिए, लास्ट में सम है या विषम, विषम तो 2 का नहीं जाएगा। 3 का देखो एक बार सीधा सीधा 2 का तो देख लिया, 5 का देख लो, लास्ट में 0 या 5 नहीं है तो इसका मतलब 5 का भी नहीं जाएगा। इसके बाद में देखो 3 का देख लो, अंकों का योग करो, 3 और 4 7 7 और 1 8, 8 भी 3 का नहीं जाता, इसका मतलब 3 का भी नहीं जाएगा। अब 7 का भाग देकर देखेंगे, देखो 341, एक तो तरीका वो था कि इकाई का अंक इकाई के अंक को 2 गुना कर लो, ये हो गया 2, और शेष बची संख्या 34 में से 2 घटा दो, देखो कितना आया 32, और इसका मतलब हो गया 32 में 7 का भाग नहीं जाता, तो 7 का भी नहीं जाएगा। अब देखो 11 का देकर देखना है, 341 में एक काम करना है, सम स्थानों का योग, ये तो हो गया 1 2 3, तो सम स्थान तो ये है और विषम स्थान ये दोनों है, तो सम स्थानों का योग तो है 4, देखो सम स्थानों का योग 4 माइनस विषम स्थानों का योग 3 रेख 4। यदि 0 और 11 आता हो, यदि 0 और 11 हो तो संख्या किससे भाज्य है, 11 से। तो देखो 0 ही आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या किससे भाज्य होगी, 11 से। तो ये एक प्रकार की अभाज्य संख्या नहीं है, किस प्रकार की संख्या है, भाज्य संख्या है। तो लिख दो आप 341 एक भाज्य संख्या है, 341 एक भाज्य संख्या है। देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस जो संख्या दे रखी है ना उससे जस्ट ऊपर की संख्या का वर्गमूल निकालो, कि मतलब इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। देखो 18 की तो छोटी रहती है, फिर 19 का वर्ग संख्या निकालोगे तो देखो कितनी आ गई 361, और जो इससे जस्ट ऊपर है तुरंत ऊपर। अब देखो 361 आ गई, यहाँ पे 361 आ गई,
किसकी वर्ग संख्या है? 19 की। अब 19 से जो छोटी है वो सारी अभाज्य संख्या लिखनी है, और अभाज्य संख्या का पता होना चाहिए कि ऐसी संख्या जिसमें केवल खुद का ही भाग जाए, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो देखो 19 से छोटी सारी अभाज्य संख्या लिखनी है, 2, 3, 5, 7, 9 11, 13 और 17, और उन सब का भाग दे देकर देखना है 341 में। भाग दे देकर देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए विभक्ति के नियम याद होने चाहिए कि भाई 2 की विभक्ति का नियम क्या है कि लास्ट की संख्या सम होनी चाहिए। तो लास्ट की संख्या सम नहीं है तो इसका मतलब धोखा नहीं जाएगा। भाग देकर देखो कितना टाइम लग जाएगा, धोखा नहीं जाएगा। 3 का अंकों का योग करके देख लेना है 3 का जाता है क्या, नहीं जाता। और 5 का देकर देखना है कि लास्ट में 0 या 5 है क्या, तो जाएगा या अन्यथा नहीं जाएगा। देखो 0 और 5 नहीं है, इसका मतलब 5 का भी नहीं गया। इसके बाद में 7 का देखोगे, बताया था कि इकाई अंक को 2 गुना करो, कितना आया, इकाई अंक को 2 गुना किया तो 2, और जो शेष संख्या बच रही है उसमें से घटा के देख लो 32 आया। 32 में 7 का भाग देकर देख लो, 7 की विभक्ति के नहीं जाता है तो इसका मतलब 7 का भी नहीं जाएगा। अब इसके बाद में 11 का देख लो। 11 का बताया था कि सम स्थानों का योग, सम तो ये रहा, सम कितना है 4, और माइनस विषम स्थानों का योग 3 रेख 4, 3 रेख 4, 4 में से 4 गए तो 0 आ गया, 0 आ गया तो इसका मतलब 11 की भाजकता का नियम है। क्यों? 11 की भाजकता का नियम ये कहता है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग हमेशा 0 और 11 ही आएगा, तब तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। और आगे की संख्या का पता करना हमें जरूरी नहीं है, क्योंकि 11 यहाँ से ही ये संख्या किस प्रकार की बन गई, भाज्य संख्या बन गई, पूरा पूरा भाग चला गया। तो हम लिख सकते हैं दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए एक प्रकार की भाज्य संख्या है। दोस्तों इसी के साथ आज के लिए इतना ही।